चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के MCQs करने वाले हैं, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं, है ना। और लगभग हमने कवर करने की कोशिश की, तो 30 क्वेश्चंस आज करेंगे हम लोग, ये टारगेट लेके चलते हैं। और वो 30 क्वेश्चंस पूरी तरह से कॉन्सेप्ट जो भी इसमें आया है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए और उस तरह के क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक? कौन सा सबसे ज्यादा आपका एसिडिक है? ठीक, तो एसिडिक के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि एसिडिक, आपको पता है एसिड क्या होता है, जो कि अच्छा आसानी से क्या कर सके, H+ दे सके, है ना। उसके बाद H+ देने के बाद क्या कंडीशन होनी चाहिए, H+ देने के बाद क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो उसका कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। कॉन्जुगेट बेस अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका वीक होगा, वीक है तो स्ट्रॉन्ग होगा कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, मतलब जिस हाइड्रोजन को हम निकाल दें और हाइड्रोजन निकालने के बाद उसमें क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, यानी वो नेगेटिव चार्ज आपका क्या होना चाहिए, स्टेबलाइज होना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो स्टेबलाइज कैसे कैसे हो सकता है, नेगेटिव चार्ज है तो उसमें जो ग्रुप जुड़े होंगे वो स्टेबलाइज करेंगे। बात समझ में आ रही हो? या तो वो रेजोनेंस में जा रहा हो, तो आपको यहाँ पर वही चीजें को देखनी है। देखो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन कहाँ से आपका निकला, यहाँ से आपका क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया, अल्फा से निकलेगा, राइट, जिस अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से आपका क्या हुआ, निकला, ठीक है। यहाँ से अगर हम मतलब कौन सा निकलेगा, आप इसको भी निकाल के देखोगे, इसको भी निकाल कर देखोगे, ठीक है। यहाँ का अगर आपने अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज सेकंड वाले कार्बन पे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर अब ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। अभी मैंने क्या कहा, आप किसी भी हाइड्रोजन को निकाल रहे हो तो उसके वाले कार्बन पे क्या आना है, नेगेटिव चार्ज आना है, राइट। अगर आप ये वाला निकालोगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, आपने देख लिया रेजोनेंस से आपका क्या हो गया, ये स्टेबलाइज हो गया, ठीक। अगर आप यहाँ का निकालते हो, ठीक है, ये वाला अगर निकालते हो तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, वेयर इट इज गोइंग टू स्टेबलाइज, वो स्टेबलाइज हो ही नहीं पाएगा। या तो कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो कि इसको यहाँ से खींचे, इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करे, अपनी तरफ खींचे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली। यहाँ पे कैसे पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले हैं, प्लस वाले हैं, +I+M वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात आ रही है कि आपको कौन सा हाइड्रोजन निकालने के बाद स्टेबिलिटी आप ध्यान देना बस, कि स्टेबिलिटी किसकी रहेगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ से निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आना है, तो ये कहाँ से स्टेबल होगा, नहीं होगा, रेजोनेंस वगैरह नथिंग इज देयर, कोई ऐसा ग्रुप भी नहीं जुड़ा है यहाँ पर। इसका निकालोगे तो भी वही सीन है। दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से देखोगे तो ये आपका क्या होगा, स्टेबल रहेगा। जब आप सेकेंड वाला C2 से जब आप हाइड्रोजन को निकालोगे तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ये वाला। बात समझ में आ रही है ना। आगे बढ़े, लिखना है क्वेश्चन, लिखते जाओ, लिखो एंड राइट द आंसर। जस्ट नोट दिस वन, ये फॉर्मूला लिखो और ये लिखो कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होगा, बस इतना लिखो। बात समझ में आ रही है? जल्दी से लिखो। हाँ, मतलब कौन सा, विच हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक, C1 का हाइड्रोजन होगा कि C2 का हाइड्रोजन होगा कि C3 का कि C4 का। ये पूरे क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस जो है ना, ये आपकी कॉपी में होने चाहिए, या जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तब लिख लो, ठीक है। मतलब यू जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है, लिख लिया, ठीक, क्यों होगा ये भी लिख लिया ना, ठीक। चलिए आगे बढ़े, लिख रहे हो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला एंड विच कार्बन विल बी रिमूव्ड, ताकि स्टेबल रहे आपका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, है ना।
लिख लिया? मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आज हमको पूरे 30 क्वेश्चंस करने ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन? सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा? देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको क्या देखना है? रेजोनेंस, ठीक है, डबल डबल बॉन्ड्स हैं, ग्रुप ऑलमोस्ट लगभग आपका देखो यहाँ पर भी COO है, कीटो ग्रुप है, यहाँ भी कीटो है, ठीक है, यहाँ पर 2 कीटो ग्रुप आ गए, यहाँ पर आपके 3 कीटो ग्रुप आ गया है ना? हाँ हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप रेजोनेंस को देख रहे हो तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर इसको निकाल दोगे तो नहीं, वो बात नहीं आएगी। फिर यहाँ पर 2 तरह से होगा, अल्फा ये भी है, ये भी हो गया है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है कि इसमें से कौन सा मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन है। तो अगर आप प्रोटॉन को निकाल रहे हो तो उसके बाद का कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, वही चीज़ जो ऊपर हमने लगाई थी। बस यहाँ पर क्या हो गया है? दूसरा मॉलिक्यूल आ गया है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे फॉर्मूले लिखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब आप इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहे हो, ठीक है, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो इससे आपका क्या हो सकता है? 3 बार रेजोनेंस ही हो सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी और इधर भी, ठीक है, यहाँ पर। तो इट कैन डू द रेजोनेंस, इसीलिए ये आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसको लूज करने के बाद भी जो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है वो बहुत आसानी से 3 रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, विच इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड? इसमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है? एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मैंने क्या क्या बताया था? पहला कंडीशन, वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होना चाहिए ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज मैंने कहा था? प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, और क्या होना चाहिए? हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, है ना। और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? आपका अल्टरनेट बॉन्ड्स उसमें होने चाहिए, है ना। हकल रूल क्या था आपका? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पहले आप देख लो प्लेनर कौन से हैं और कौन सा नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, अगर आप देखते हो तो प्लेनर वाली बात अगर आती तो ये आपका प्लेनर कंपाउंड नहीं है। 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, इट विल नॉट बी प्लेनर। बात समझ रहे हो? ये एक ही प्लेन में नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा आपका कैसा रहेगा? ट्विस्टेड रहेगा। तो यहीं पर ये आपका क्या हो गया? ये प्लेनर नहीं है, इसलिए आपका ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है। बात समझ में आ रही है? तो गो फॉर द इजी वन, ठीक है। आई बात समझ में? अगर इसमें से कोई भी आपका चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे? दैट इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था ये। नेक्स्ट आइए, बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है? अरेंज करना है। लिख लो इसको पहले, चारों के चारों जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसमें देखो पहले क्या होगा आपका, आपको ये देखना है कि हमने बात की थी नाइट्रोजन पे आपके क्या होते हैं? लोन पेयर्स होंगे, है ना। और जो लोन पेयर आपके क्या होते हैं? लोकलाइज होते हैं, लोकलाइज होंगे, जो कि कहीं भी आपके इधर उधर नहीं जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो देने के लिए रेडी रहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ठीक है। लेकिन जो डीलोकलाइज हो रहा है, जो घूम रहा है रिंग में, तो उसके पास वो इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को दे सके। तो यहाँ पर हमको लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन देख लोगे, आपको उसी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये वाला देखते हो, फर्स्ट सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला अगर आप देखते हो तो ये आपका कैसा है? ये sp3 है, ठीक है। इसमें कोई भी sp2 है नहीं, sp3 है। और ये आपका क्या है? लोकलाइज्ड है। यहाँ पर कहीं भी आपका डबल बॉन्ड नहीं है कि इसको कहीं कॉन्जुगेशन में आपका इसको जाना पड़े, ठीक है। आई बात समझ में? उसके बाद अगर आप देखो ये वाला थर्ड वाला, देखो ये वाला, ये भी आपका क्या है? लोकलाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये सब क्या कर रहे हैं आपस में, है ना। हाँ, वो कर रहे हैं, ठीक है, रेजोनेंस में जा रहे हैं, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि पूरे पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? आपस में रोटेट हो रहे हैं। तो ये इसके जो इसका इलेक्ट्रॉन उसकी इसको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आप इन दोनों का कंपेयर करते हो तो ये आपका क्या रहेगा? बहुत आसानी से वो क्या कर सकता है? आपका बेसिक रहेगा, ये ज़्यादा बेसिक रहेगा। क्यों बेसिक रहेगा? क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन, जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, वो अपना अवेलेबल करा रहा है, ठीक। उसके बाद बात आती है इसकी और इसकी, ठीक है। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो देखो यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों के दोनों क्या है? आपके डीलोकलाइज हो रहे हैं, अल्टरनेट पे है ना ये, है ना। तो ये क्या होगा? आपका डीलोकलाइजेशन हो रहा है
और यहाँ भी आपने क्या हो रहा है, देखो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, दोनों में डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अब बात आएगी कि डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो कौन सा ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, आपका डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है रिंग से, तो ये ज़्यादा आपका इन्वॉल्व रहेगा डीलोकलाइजेशन में, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स उतने आसानी से अवेलेबल नहीं रहेंगे। यहाँ पर जो ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ वो डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, बात समझ में आ रही है ना, इट विल टेक सम टाइम, ओके। सो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकेगा एज कंपेयर्ड टू दिस वन फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो अगर आप इसको अरेंज करोगे तो सबसे पहले लोकलाइज्ड वाले में कौन सा वाला आएगा आपका, सेकंड वाला, ठीक, सेकंड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक। उससे कम बेसिक आपका कौन सा होगा, ये वाला होगा, और फिर उससे कम बेसिक कौन सा वाला होगा आपका, फोर्थ वाला होगा, और सबसे कम बेसिक कौन सा होगा, ये वन वाला होगा। बात समझ में आई। बेसिसिटी हम कैसे देखेंगे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, समझ में आया। जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके, है ना, जिसमें आपका लोकलाइज्ड हो, वो कहीं भी कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा है वो आपका, ठीक है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, अवेलेबल है, दैट मीन्स इट विल बी मोर बेसिक। और अगर जब बात आती है कि दोनों ही डीलोकलाइज हो जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि बिल्कुल डबल बॉन्ड के बगल में कौन सा वाला है, ये वाला है, ठीक है, तो ये आपका ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। बात समझ में आई, आगे बढ़े, है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी की बात आ रही है यहाँ पर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर स्टेबिलिटी की बात आ रही है तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो क्या होगा आपका, अगर आप इसको देख रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और बीच में आपका ये रिंग है, ठीक। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ तो कोई चार्ज है ही नहीं, दैट मीन्स कि ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, क्योंकि चार्ज के कारण ही इनस्टेबिलिटी आती है, जिसमें कोई चार्ज है ही नहीं। बताया था ना जब लेक्चर दे रही थी मैं, है ना, तो चार्ज के कारण क्या होती है, आपकी इनस्टेबिलिटी आती है, दैट मीन्स वाई वाला आपका क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बात आती है इसमें और इसमें, अगर आप कंपेयर करते हो एक्स और जेड में, तो एक्स और जेड में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कॉन्जुगेशन हो रहा है, पूरी रिंग कंप्लीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो ये ऐसे, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो ये आसानी से इन्वॉल्व, इसमें क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव, फिर ये आपका यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बात समझ रहे हो, जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। दैट मीन्स कि ये बहुत आसानी से फ्लो हो सकेगा, इसको मेंटेन कर पाएगा, जो उसके ऊपर चार्जेस आए हैं इसको ये क्या कर पाएगा, आपका एक्स वाला क्या कर पाएगा, मेंटेन कर पाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। लेकिन अगर आप जब बात यहाँ पर करते हो तो ये उतना नहीं कर पाएगा, है ना, बात समझ में आ रही है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हो, एक और चीज़ है, यहाँ पर दोनों में क्या है, आपका प्लस चार्ज है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हमने बताया था कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी, बताया था ये चीज़, है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पे है आपका, इस पे है, और यहाँ पर किस पे है आपका, कार्बन पे है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन सा होता है आपका, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन, तो मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होनी है, ज़्यादा होनी है, समझ में आ गया। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, वाई होगा, उसके बाद एक्स होगा, और सबसे कम कौन सा स्टेबल होगा आपका, जेड होगा। समझ में आया, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये देखो, सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस वुड बी, किसका सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस रहेगा, बताइए भाई। यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, नहीं है ना कोई डबल बॉन्ड, सबसे ज़्यादा इसका रहेगा। फिर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, इसका थोड़ा सा इससे क्या रहेगा, हल्का सा कम रहेगा, और यहाँ पर आपका क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो सबसे कम क्या होगा, इसका होगा, दैट मीन्स विच ऑप्शन, ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस वुड बी, डिस्टेंस हमको पता है सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, फिर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बगल वाले कार्बन पे तो उस सिंगल बॉन्ड पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, और अगर डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है तो फिर क्या होगा, वो और कम हो जाएगा उसका डिस्टेंस। पता है ना, मल्टीपल बॉन्ड्स जितने बढ़ते जाते हैं डिस्टेंस क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप इसको अरेंज करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन सबसे सही रहेगा इसका, ठीक है। समझ में आया, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये।
है ना। ये देखो यहाँ पर विच इज रॉन्ग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कौन सा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट गलत है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, डबल बॉन्ड से आपका क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, राइट। तो एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, ठीक है यहाँ भी ठीक है, अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐसे तो फिर यहाँ पर आपको ये नेगेटिव एंड दैट इज पॉजिटिव। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड वाले में देखो क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ पर थोड़ी जाएगा, ये ऐसे थोड़ी जाता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा इसमें है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इधर, दैट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो हमको क्या सेलेक्ट करना है, रॉन्ग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन सा मॉलिक्यूल शो कर रहा है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये गलत इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है। अब यहाँ पर ये भी CH इक्विवेलेंट है, ये भी CH इक्विवेलेंट है, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए। तो अगर यहाँ पर CH यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा वाला सही है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये गलत है। सही क्यों है, क्योंकि ये गलत है। हमसे पूछा गया है ना कौन सा गलत है, ठीक है, तो हम बता रहे हैं ये सही है इसलिए, है ना, क्योंकि आपने हमसे गलत पूछा है। ठीक, समझ में आया। लिखना है क्या इसको, लिख लो भाई, थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना सीख जाओगे डबल बॉन्ड में, है ना। आगे बढ़े, चलिए। टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, पहले ये बताओ टॉटोमेरिज्म के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। हाँ ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो टॉटोमर में क्या होता है आपका, इनॉल, है ना, कीटोन और ऑल, कीटोन ऑल, है ना, इनॉल, ये कीटोन का और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑल, इनॉल, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि इसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो कौन सा इसमें से आपका टॉटोमेरिज्म शो करेगा ये देखना है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर बात करते हो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला आपका क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये है अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास। कार्बन कैसा होता है, टेट्रावेलेंट होता है ना, तो ये चारों तरफ से आपका घिरा हुआ है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट, यहाँ भी वैलेंसी कंप्लीट, यानी ये तो दिखाएगा नहीं, है ना। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है भाई ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद यहाँ पर देखो आपका क्या है, इसके पास यहाँ पर क्या है आपके अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, आई बात समझ में, दैट मीन्स कि आपका ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। बताओ क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर देखो ये आपका क्या हो गया, उसके बाद ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये अगर आप बात करते हो यहाँ पर और यहाँ की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर कैसे होगा इसके बाद वाला, ये अगर आप कह रहे हो तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो वही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कब आपका यहाँ पर भी देखो वही चीज़ हो जाएगी। ये देख रहे हो, बात समझ में आ रही है ना। ये फंक्शनल ग्रुप है आपका, है ना, और यहाँ पर आपका ये वाला कार्बन है, तो यहाँ भी आपका ये नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हो, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, है ना। बात समझ में आ गई ना। चलो आगे देखो, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स दैट एग्जिबिट्स टॉटोमेरिज्म। सबका फॉर्मूला लिखो तो जरा सा, 2 पेंटेनॉन का फॉर्मूला लिखियो, ये तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, आंसर भी 2 पेंटेनॉन ही है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखो, 2 ब्यूटीन का फॉर्मूला लिखो, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला लिखो। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बता रही हूँ, उसका स्ट्रक्चर बना लेना। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, किसी को पता है क्या, C3H6O3, ये होता है आपका लैक्टिक एसिड, इसको मिल्क एसिड भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर इसका, 3 कार्बन बना लो पहले, तो देखो 3 कार्बन बना लिया, है ना, देख लो इधर, फिर यहाँ एक H3 आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O रहेगा, एक OH यहाँ रहेगा, एक OH यहाँ रहेगा। कितने हाइड्रोजन बच गए, एक हाइड्रोजन बच गया ना,
एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो आपका टॉटोमेरिज्म को क्या करे, एग्जिबिट करे। ठीक, तो यहाँ पर सही ऑप्शन ये आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग को थोड़ा टफ पड़ता है, उसका मैंने बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन आपका क्या होगा, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एग्जिबिट्स टॉटोमेरिज्म। फर्स्ट ऑप्शन है 2-पेंटेनॉन, यानी कि सेकंड पोजीशन पे क्या है आपका, कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है। फॉर्मल्डिहाइड, 2-ब्यूटीन लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो अगर आप 2-पेंटेनॉन को देखते हो तो आपका कितना अल्फा हाइड्रोजन हो जा रहा है, हाँ 5, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 3+2 है ना। तो ये आपका क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म आपका क्या करेगा, ये एग्जिबिट करेगा। आगे बढ़ते जाइए। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करिए। चलो लिख लो, पहले इसको लिखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अरेंज इट, आंसर जरूर लिखा हुआ है और एक्सप्लेनेशन के साथ में लिखा हुआ है आंसर, है ना। इसको लिखो पहले। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला है CH3NO2, फिर इसके बाद दो, यहाँ पर 2 NO2 ग्रुप आ गए हैं, यहाँ एक NO2 है, यहाँ पर NO2 भी है, और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके 3 NO2 है। तो NO2 कैसा ग्रुप होता है आपका, -M इफेक्ट वाला, है ना। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है कार्बन के ऊपर क्या करेगा, कम करेगा। अगर उसके ऊपर से आपका हाइड्रोजन निकल जा रहा है, बात समझ रहे हो, नहीं समझ में आया, इधर रुपेश, इधर रोहित, नहीं समझ में आया, नहीं आया। देखो बात क्या हो रही है, ऑर्डर ऑफ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ यानी आपको क्या करना है, आपको हाइड्रोजन निकालना है। हाइड्रोजन इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, CH2NO2 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो CH नेगेटिव, और यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2, है ना। फिर यहाँ से अगर निकालोगे तो CH नेगेटिव, है ना, और यहाँ से अगर निकालोगे तो C नेगेटिव हो जाएगा, H निकल जाएगा, है ना। और यहाँ पर आपके 3 ग्रुप ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि इसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको देखना है कि जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उस पे क्या है, स्टेबिलिटी आए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आपके ऐसे ग्रुप बने हुए, जुड़े हुए जो -M इफेक्ट दिखाते हैं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा आपका, 4th वाला होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हो तो 2 ग्रुप किसमें जुड़े हुए हैं, आपके सेकेंड वाले में जुड़े हुए हैं। -M के 2 ग्रुप, NO2 2 है ना यहाँ पर, तो 2 तरफ से इसका नेगेटिव चार्ज कम करने की कोशिश करेगा। ये भी ऐसे करेगा और ये भी ऐसे घसीटने की कोशिश, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो ये वाला, यहाँ पर आपका केवल एक ही NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया है वो केवल एक ही NO क्या है, कम करने की कोशिश करेगा। तो उसके बाद ये होगा, और यहाँ पर आपका जो लास्ट वाला है कौन सा है, ये वाला है, 3rd वाला ना, एक मिनट, विच वन, 3rd वन, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, एक आपका देने वाला ग्रुप आ रहा है, CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और एक आपका खींचने वाला ग्रुप आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप सबकी तुलना करो तो जहाँ पर ज़्यादा -M वाला ग्रुप रहेगा वो ज़्यादा एसिडिक, फिर उससे कम, और जहाँ पर दोनों ग्रुप जुड़े हुए सबसे कम एसिडिक वही होगा, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, इसको डेंसिटी इसकी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। समझ में आया ओम, आया समझ में, नहीं आया, आ गया ना, आया नहीं आया, कौन सा समझ में नहीं आया, बताओ बताओ बताओ, क्या समझ में नहीं आया, लास्ट वाला नहीं समझ में आया। देखो ये जो लास्ट वाला है ना, ये आपका क्या दिखाता है, ये -M इफेक्ट दिखाएगा। चलो अच्छा ऐसे देखो, ये जो NO2 है ना आपका, ये कैसा दिखाता है, -M है। -M का मतलब क्या होगा आपका, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करता है। क्या हो गया इसमें सिस्टम में,
इसके ऊपर की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये क्या कर रहा है, ये इसको डिक्रीज कर रहा है, लेकिन CH3 ग्रुप क्या कर रहा है, इसको इंक्रीज कर रहा है, इसलिए सबसे लास्ट में इसको आप रखोगे, है ना, क्लियर है, ठीक। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बन फ्री रेडिकल, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि फ्री रेडिकल के ऊपर क्या होना चाहिए, आपका चार्ज जो है वो क्या हो, कम हो। तो देखो यहाँ पर देखो आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा आपका क्या होगा, सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में हो जाएगा, ये रेजोनेंस हो गया, यानी कि ये फर्स्ट नंबर पे ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप ये देखो, यहाँ पर आपके कितने हैं, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3, यानी कि 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इसके बनेंगे। बात समझ में आई, यानी इसके बाद फिर इसकी स्टेबिलिटी याद रखना, पहले डोमिनेंस हमने किसको दिया, रेजोनेंस को, अभी आ गया आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद आप सेकंड वाला देखो, यहाँ पर कितना बनेगा, केवल और केवल 2, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, और इसके पास तो कुछ बेचारे के पास है ही नहीं, ये तो सिंगल है ना। तो इसका जो फ्री रेडिकल वाला है, जो उसके पूरे इलेक्ट्रॉन है, वो कहीं भी इधर उधर नहीं जा पाएगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को हम दे रहे हैं प्राथमिकता, तो उसमें भी आपका सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास रहेंगे आपके वो, उसके बाद जिसके पास कम अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो वाला। बात समझ में आई, इधर है ना, इसके पास कितने हैं आपके 9, इसके पास कितने हैं 2, तो 9 ज्यादा होगा 2 से, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे स्टेबिलिटी में और फिर 2 वाले को रखेंगे, और यहाँ पर ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है जिससे कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ सके, तो ये सबसे लास्ट में रहेगा, है ना। आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कम क्वेश्चंस हुए हैं। देखो गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, है ना, स्टेटमेंट पे भी ध्यान दो। देखो क्या इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट स्टेटमेंट नंबर 1 है, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस रैपिडली एज द नंबर ऑफ इंटरवेनिंग बॉन्ड्स इंक्रीजेस एंड वैनिशिंगली स्मॉल आफ्टर 3 बॉन्ड्स। सही है ये स्टेटमेंट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जो आपका बीच में जितने जितने बॉन्ड्स आते जाएंगे 3 के बाद ये क्या हो जाता है, आपका घट जाता है, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये सेकंड स्टेटमेंट है पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड caused by polarization of alternate sigma bond is referred as an inductive effect, not alternate। alternate का मतलब होता है ये, alternate कहाँ होता है, जस्ट बगल वाला होता है, adjacent होता है। बात समझ में आ रही है ना, या कहने का मतलब होता है ये 1 2 और ये 3, अल्टरनेट हो गया आपका 1 और 3, ये नहीं होता है 1 और 2, जस्ट उसके बगल वाले पे इसका इफेक्ट पड़ने लगता है, उसी का पोलराइजेशन होता है ना, अल्टरनेट का नहीं होता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज योर रॉन्ग एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, एल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द नेगेटिवली चार्ज कार्बन डीस्टेबलाइज्ड ड्यू टू इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सही है क्या, गलत है ये स्टेटमेंट। देखो क्या है, जो एल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो नेगेटिवली चार्ज कार्बन से, तो उसको क्या कर रहा है, डीस्टेबलाइज ड्यू टू इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। नहीं भाई, किस कारण से होता है आपका, देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है, ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का तो सही ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर जब बात आती है, जब भी एल्किल ग्रुप, कोई भी आर ग्रुप अगर आपका किसी भी ऐसे नेगेटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट की बात नहीं होती है। बात समझ में आ रही है, केवल और केवल जब इसकी स्टेबिलिटी की बात आती है, एल्किल ग्रुप अगर जुड़ा, हम एल्किल ग्रुप की बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है आपका, अगर नेगेटिवली चार्ज कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, केवल प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट की बात होती है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की बात होती है, नॉट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ये देखो आपका कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सही दी हुई है क्या, सही दिया हुआ है भाई, ये है, इसको डिक्रीज करने के लिए तीनों तरफ से आएंगे CH3 ग्रुप, है ना, प्लस आई इफेक्ट वाला है ना ये, है ना, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर और नेगेटिव करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, आपको देगा, प्लस आई इफेक्ट है ना ये, है ना,
तो इसको और इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके कारण इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, घटने लगेगा। यहाँ पर क्या है, दो तरफ से आएंगे, इसमें किधर होगा आपका, इसमें भी दो तरफ से आएंगे और इसमें क्या होगा आपका सिंगल, है ना। तो बात समझ में आ गई। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण गलत है ना। ठीक, चलो आगे आ जाओ। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज द रीजन। उसका कारण है सेकंड वाला, सही है कि गलत ये बताना है। पहला है हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सही है, बॉन्ड लेंथ घटता बढ़ता रहता है और उसकी इंथैल्पी भी उसके कारण क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, रीजन इसका क्या दिया हुआ है, रीजन पढ़ो। द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। दिस रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, सही है ये भी स्टेटमेंट। कैसे सही है ये स्टेटमेंट, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है कि नहीं। उस समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपनी तरफ उसको खींचता है, फिर लोन पेयर से क्या होते हैं उसके अपने आप को क्या कहते हैं, लोन पेयर रोल पेयर रिपल्शन होने लगता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात तो आ रही है ना, सही है ना ये स्टेटमेंट। ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जी हाँ, इसी कारण स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है, शेप अलग अलग हो जाता है, इसी कारण उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो जाती है। कोई लिक्विड में होता है, कोई गैस में होता है ना। नहीं आई बात समझ में, आई नहीं आई, आ गई इधर गर्ल्स, आई बात समझ में। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का वो दिया है आपका कि होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन के इन्फ्लुएंस के कारण, और उसका कारण दिया हुआ है, इस कारण से ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो दोनों चीज़ बिल्कुल सही है। ठीक है ना। ये देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयंस एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है इसमें से। तो पहले तो आप देख लो कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल हैं। BF3 सेंट्रल वाला खाली है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये इलेक्ट्रोफाइल है जी, है ना। यहाँ तो पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी दिखा रहा है इलेक्ट्रोफाइल है ना। उसके बाद ये आपका है क्या, नहीं, ये आपका N है, नाइट्रोजन के ऊपर आपके लोन पेयर्स, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, है ना। ठीक है, उसके बाद CO2, दिस इज ऑल्सो योर व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल, है ना। कार्बन के कारण ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल। अब देख लो कि कहां पर ये स्टेटमेंट कहां पर सही है, कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, A, B and D आर इलेक्ट्रोफाइल। सही है ये स्टेटमेंट, लेकिन हमको तो गलत स्टेटमेंट बतानी है। जो गलत है वही हमारा सही स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक, सेकेंड ऑप्शन क्या है, B इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, while A, C, D आर न्यूक्लियोफाइल। नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, यानी कि हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सेकंड वाला होगा। ठीक है, थर्ड क्या है, A, B आर, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल एंड वाइल C इज न्यूक्लियोफाइल, वो भी सही है। D को इसने लिया ही नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन सही स्टेटमेंट है। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, ओनली C इज न्यूक्लियोफाइल, ये भी सही है, केवल C ही तो न्यूक्लियोफाइल है ना। तो मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सी थी आपकी, सेकंड वाली, जो कि हमारा सही आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following species is an इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इसमें से क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये है भाई, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ऐसे सेंटर में जाकर अटैक करेगा जहां से उसको इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना हो। तो वहां पर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका SO3 इज योर इलेक्ट्रोफाइल। ऑप्शंस क्या थे, RNH2, SO3, NO3 माइनस ROH। ठीक है, बाकी आपके क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट आइए, इसमें से कौन सा आपका न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, बहुत सिंपल है। इसमें तो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी नहीं होगा, CCl4 भी नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज नहीं है। यहाँ पर देखो आपका, इस पे आपका नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स इट इज योर न्यूक्लियोफाइल। यहाँ भी आपका क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये छोड़ दो, ये थोड़ा सा बाद में बताएंगे।
ये एक बार डिस्कस भी हो चुका है। नाउ कम टू दिस वन, कार्ब एनायन इज अ, कार्ब एनायन क्या है? कार्ब एनायन में किस चीज़ की अधिकता होती है? एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल, मतलब बेस, मतलब कि ये आपका बेस भी है और क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी है। बेस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, और न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है जो कि आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह पर क्या करता है, अटैक करता है। तो इट इज योर बेस ऑल्सो एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। CH3 इज लेस स्टेबल देन, किसकी तुलना में ये सबसे कम स्टेबल होगा? मतलब इससे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, बात ये हो रही है। CH3 से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? CH3 माइनस है, पहला ऑप्शन है CH3। तो ये तो क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन देना है इसको, ये तो और देगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और ये और अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर भी वही चीज़ है, केवल और केवल यहाँ पर जो है आपका ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। दैट मीन्स अगर आप कंपेयर करते हो तो CH3 माइनस के कंपैरिजन में CH2 माइनस और NO2 ये ज़्यादा आपका क्या है, स्टेबल है ना, बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ठीक है ना, इसके ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज है उसको वो क्या करेगा, कम करेगा। यहाँ पर ना साइन थोड़ा सा गलत बना हुआ है। क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ द ट्रायड, इसका आंसर क्या होगा बता सकते हो? गड़बड़ बना हुआ है यहाँ पर, सही है ये, गलत है। देखो आंसर, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ना, माइनस आई, सही है ये। माइनस आई क्या होता है? विड्रॉ करता है, तो सही है ये, सही है ना, सही है कि नहीं? सही है ये, क्योंकि ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो इट विल ड्रॉ मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी हम आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो NH3 प्लस है तो इट विल विड्रॉ मोर इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद NO2 है और फिर सबसे कम क्या है आपका, Cn है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये किससे कम स्टेबल है, यानी आपको इससे ज़्यादा स्टेबल आपको क्या करना है, बताना है। देखो हाँ, क्योंकि यहाँ पर दो तरफ से आ रहा है ना, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन ये इधर आएगा, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, कम करेंगे। केवल यही आपका एक ऐसा है ना, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट वाला, जो कि तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना, और इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, कम करेंगे। दैट मीन्स द ऑप्शन इज फर्स्ट वन। बात समझ में आई, है ना। उसके बाद अगर इसके बाद अगर बात करते हो तो फिर ये वाला आएगा। ठीक है ना, ठीक। चल, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्ब एनायंस, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, कार्ब एनायंस की। ठीक, बहुत सिंपल है, सिंपल आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स अपनी तरफ वो और ज़्यादा क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना ये, है ना। ठीक है, ये आपका sp2 है और आपका ये क्या है, sp3 है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपकी लग जाएगी। बात समझ में आई, sp वाला ज़्यादा आपका क्या रहेगा, स्टेबल होगा, उससे कम sp2 और सबसे कम sp3 बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहाँ पर हमको क्या करना है, कार्ब एनायन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन का, उसको हमको घटाना है। अगर अब यहाँ पर कार्ब कैटायन होता तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाता। बात समझ रहे हो ना। यहाँ पर पूछा है कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी, कार्बन एनायन की मतलब कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको कम करना है, तो उसको कम करने के लिए उससे ज़्यादा नेगेटिव आना चाहिए ना, तो उससे ज़्यादा नेगेटिव आपका क्या है, sp जो रहेगा, है ना, वो उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, फिर sp2 और सबसे कम sp, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द मोस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग विंग, इसमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा। ठीक है, देखो क्या क्या ऑप्शन है, फर्स्ट है CH3NH2, सेकेंड है आपका CH2NH2 NH3, यहाँ पर देखो जो आपका फोर्थ वाला है ना, यहाँ पर आपका अगर आप इसको खोल देते हो तो क्या हो जाएगा आपका CH3 और CH3,
और यहाँ पर क्या आ जाएगा NH2। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको दिया जाएगा, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई ग्रुप नहीं है। बात समझ रहे हो ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसकी बात हो रही है, बेसिसिटी की बात हो रही है ना, याद रखना बेसिसिटी की बात हो रही है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कहीं डीलोकलाइज नहीं होना चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन को दे सके। तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहे, ये इलेक्ट्रॉन को दे सके, तो यहाँ पर ऐसा ग्रुप जुड़ा होना चाहिए जो इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे, ना कि इससे इलेक्ट्रॉन खींचे। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, यानी कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ये क्या रहेगा आपका, बेसिक रहेगा, है ना। तो इस हिसाब से देखते हो तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन रहेगा और उसके बाद फर्स्ट वाला रहेगा और सबसे कम आपका क्या रहेगा, ये। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना, हाँ ना, कुछ ठीक, क्योंकि यहाँ ना जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ना वो सब चीज़ें यहाँ पर अभी वही चीज़ें लग रही हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम pKa वैल्यू। तो pKa के लिए हमने बताया था एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू बताया था, है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है सबसे कम आपका pKa किसका होगा, मैक्सिमम, सॉरी, सबसे मैक्सिमम pKa किसका होगा, ठीक है। ये देखो फिर ऑप्शंस देखो क्या क्या है आपके, देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फिर जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा उसका pKa वैल्यू क्या होगा, देखो बता रहे हैं आपका जो pKa वैल्यू होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, जो एसिडिक कांस्टेंट होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कैसा रिलेशन होता है, देखो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ आयंस, है ना। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू, pKa वैल्यू, एंड इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, pH वैल्यू। यहाँ पर पूछ रहा है मैक्सिमम pKa, यानी कि आप या तो पहले सबसे कमजोर एसिड निकाल लो या सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड निकाल लो, ठीक है। तो देखो ये पहला वाला जो है आपका, उसमें क्या है आपका फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसमें फिर क्लोरो है, इसमें केवल हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आपका कैसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और क्या करेगा, बढ़ाएगा। दैट मीन्स कि ये सबसे वीक एसिड हुआ, वीक एसिड हुआ, है ना। बात समझ में आई, ठीक। दैट मीन्स सही ऑप्शन आपका क्या होगा, ये वाला होगा, थर्ड ऑप्शन। जो सबसे वीक एसिड होगा उसी की सबसे ज़्यादा pKa वैल्यू होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, बताया ना मैंने आपको, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ कॉन्सेंट्रेशन, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। तो आपसे पूछा गया है मैक्सिमम pKa, दैट मीन्स सबसे कमजोर एसिड। बात समझ में आई, सबसे कमजोर एसिड इसमें से आपको निकालना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सा प्लस आई इफेक्ट को दिखाएगा, बहुत इजी है। OH कौन सा दिखाता है, -I है, OCH3 भी आपको दिखाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मैक्सिमम वाला आपको बताना है, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन, एल्किल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इसमें बताइए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, देखिए इन सभी में आपका क्या है, क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोरो है, यहाँ भी है, लगभग यहाँ पर नहीं है और यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को तो आप छोड़ दो, ठीक, ये ऑप्शन ऑलरेडी कट हो गया। कंपटीशन इसके बीच में होगा क्योंकि दोनों में क्या है आपका -I इफेक्ट, जितना ज़्यादा -I इफेक्ट रहेगा उतना ज़्यादा आपका क्या रहना है, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा रहेगी। -I इफेक्ट हो और साथ में दूरी भी कम हो, जैसे यहाँ पर देखो डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल पास पास में है क्लोरो ग्रुप और यहाँ पर -I है ना, माइनस चार्ज, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है आपका, ज़्यादा है। सो दिस विल बी मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस वन, फर्स्ट ऑप्शन, है ना, ठीक है। याद रखिएगा डिस्टेंस भी ध्यान रखना है, -I इफेक्ट है तो डिस्टेंस, वो सब चीज़ें याद रखनी है। अगर सेम ग्रुप है तो डिस्टेंस ध्यान रखोगे। बस लास्ट है ना, एक दो क्वेश्चंस और हैं फिर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड से उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा एसिड होगा, देखो
स्टेबिलिटी जो आपकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, हमने बताया था आपको पहले भी, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करता है आपका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पे, वो क्या करता है, निर्भर करता है। मतलब माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए, है ना, ठीक। तो माइनस आई इफेक्ट के लिए देख लो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये वाला HCOOH। बाकी का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा क्योंकि टाइम नहीं है, वरना मैं इसको भी बना देती, ठीक है। टाइम नहीं है, बस 2 क्वेश्चंस और हैं, उसके बाद आई विल बाइंड अप द क्लास। अगर किसी को डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स हैव द लोएस्ट pKa वैल्यू? सबसे कम pKa वैल्यू किसकी होगी? देखिए, हाँ, जिसकी ज़्यादा एसिडिटी होगी, ठीक है। तो ये देखो आप क्या होगा, इधर से आपका क्या है, 3 क्लोरीन है। बात समझ में आ रही? माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होगा, और ये क्या होगा आपका, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक का मतलब क्या होता है, pKa वैल्यू सबसे कम होगी, है ना, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर जैसे 2 है, यहाँ पर केवल 1 है, फिर यहाँ पर केवल 1 है ना, ये आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, ये बगल में ही है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, जस्ट बगल वाले ही ग्रुप में क्या है आपका, अल्फा कार्बन में ही आपके 3 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो मैक्सिमम आई इफेक्ट वही शो करेगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा? देखो इधर, देखिए कौन सा होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल। ये कैसा दिखाएगा आपका, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। फर्स्ट वाला क्या दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट। हमको इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस को क्या करना है, इसको हमको कम करना है ना। तो हमको एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करे, सप्लाई कर सके। तो फिर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला ग्रुप कौन सा है आपका, ये वाला OCH3 है, जो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सप्लाई करेगा, जिसके कारण इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो घटेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका 3rd वाला कार्बोकेटायन होगा। बाकी क्या है, कुछ कोई माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, कोई माइनस M इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। आज क्लास यही बाइंड अप करते हैं, कल हम शुरू करेंगे आपका क्या, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस करिएगा, टाइम रहेगा, देन आई विल अगेन कम बैक टू जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।